सकते थे। इसी वजह से कुछ देर के लिए आसमान से सारे बादल हम आर्टिफिशियली हटा देंगे और एक बार बादल बिना पृथ्वी को देख लेंगे। तो ये रही आपके सामने बादल रहित पृथ्वी। यहाँ पर हम बहुत सारे कलर्स देख सकते हैं, जैसे कि ब्लू, ग्रीन, येलो एंड इवन व्हाइट। लेकिन ये जो ब्लू कलर है ये कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है और ब्लू कलर ओशनिक वाटर को दर्शाती है। अब हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी का 3/4 हिस्सा में है पानी और 1/4 हिस्सा में है लैंड मास। तो हम शुरू करेंगे ऐसे ही एक लैंड मास से। हमारे सामने है विशाल कॉन्टिनेंट जिसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका की उत्तरी दिशा में देखिए एक येलो कलर का रीजन है बड़ा सा, वो दर्शाती है एक रेगिस्तान को। वर्ल्ड का लार्जेस्ट और हॉटेस्ट डेजर्ट द ग्रेट सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट के नीचे जो लाइट ग्रीन कलर का एरिया आप लोग देख सकते हैं वो दर्शाती है एक ग्रासलैंड रीजन को, सवाना ग्रासलैंड। और इसी सवाना ग्रासलैंड के बीच में आप लोगों को एक डार्क ग्रीन कलर का पैच नजर आएगा, वो दर्शाती है कॉन्गो रेन फॉरेस्ट को। अब दुनिया में ऐसे ही एक और रेन फॉरेस्ट है और वो है साउथ अमेरिका में, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, और इसका नाम आप सभी को पता होगा, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। इसी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच अमेज़न नदी बहती है। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारे लिए इकोलॉजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे हम लंग्स ऑफ द अर्थ भी बुला सकते हैं क्योंकि दुनिया का 10% ऑक्सीजन यहाँ से ही जनरेटेड होता है। अब साउथ अमेरिका को छोड़ के चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर, और ऑस्ट्रेलिया में देखिए रेडिश ब्राउन कलर ज्यादा मौजूद है। रेडिश ब्राउन कलर प्लेटोज और हाईलैंड्स को दर्शाती है। अब हमारा पृथ्वी का 2 पोल्स है, एक है पृथ्वी का नॉर्थ पोल, ये जो ग्रीनलैंड रीजन को दर्शाती है, और दूसरा है पृथ्वी का साउथ पोल, ये जो अंटार्कटिक रीजन को दर्शाती है। अब ये 2 पोल्स फ्रिजिड जोन्स में है, इसका मतलब यहाँ पर पूरा साल बर्फ जमा हुआ रहता है, इसीलिए देखिए इसका कलर भी व्हाइट है। इसके बाद देख लेते हैं हमारे देश को, इंडिया को। इंडिया में आपको हर तरह का कलर थोड़ा बहुत करके नजर आएगा। इंडिया के नॉर्दर्न हिस्से में है हिमालयन रेंज, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है थार डेजर्ट और साउथर्न एरिया में है डेक्कन प्लेटो। अब आपके सामने ये जो पृथ्वी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हर डायरेक्शन में हम सिर्फ दिन देख सकते हैं। लेकिन पृथ्वी में रहते वक्त हम सिर्फ दिन को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। पृथ्वी में दिन और रात एक साथ होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में रोटेशन कंप्लीट करता है, और उसी रोटेशन के दौरान पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की रोशनी को फेस करता है उसमें होता है दिन और दूसरे हिस्से में होता है रात। और ये दिन और रात को पार्टीशन करने वाला जो रेखा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसे हम बुलाते हैं द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब सोचिए अगर पृथ्वी में सिर्फ रात होता, ऐसा होता तो नहीं है कि पूरी पृथ्वी में एक साथ सिर्फ रात है, लेकिन अगर होता तो उस रात की पृथ्वी को एक साथ दिखने में कैसा लगता। तो चलिए एक बार हम आर्टिफिशियली देख लेंगे। तो ये रही आपके सामने रात की पृथ्वी। यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे व्हाइट ग्लोइंग डॉट्स हैं। ये सब है नाइट टाइम लाइट्स जो हम घरों में और बाजार में जलाते हैं रात के समय। इन्हीं लाइट्स की डेंसिटी से हमें पता चलता है कि किसी भी एरिया का पॉपुलेशन कैसा है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग अमीर है या गरीब, वो लोग इलेक्ट्रिसिटी और टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है या नहीं, ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन। इसी वजह से लाइट्स को हम लाइट्स ऑफ सिविलाइजेशन भी बुला सकते हैं, यानी कि मानव सभ्यता का दिया। तो हम शुरू करेंगे हमारे देश से, भारत। भारत में लाइट्स की डेंसिटी काफी ज्यादा है, इससे हम भारत के पॉपुलेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। आज के दिन हम जानते हैं भारत पॉपुलेशन में टॉप कर रहा है। अब इंडिया में कई सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी है, जैसे कि सेंटर में ये बड़ा वाला व्हाइट कलर का डॉट डिनोट करता है हमारे नेशनल कैपिटल को, न्यू दिल्ली। वैसे ही आप लोगों को कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों को भी नजर आएगा। अब देखते हैं इंडिया के थोड़े ऊपर, ये रही आपके सामने कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। मैप में देखिए यूरोप काफी इल्यूमिनेटेड दिखता है, लेकिन अफसोस यूरोप की ये रोशनी यूरोप की पॉपुलेशन को नहीं दर्शाती, क्योंकि पूरा यूरोप का पॉपुलेशन इंडिया से 50 करोड़ कम है। यूरोप मोर अर्बनाइज्ड है, इसका मतलब यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग काफी अमीर हैं,
और इसी वजह से वो लोग इलेक्ट्रिसिटी और टेक्नोलॉजी का उपयोग भी बहुत ज्यादा करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे रोशनी बहुत ज्यादा है। अब अगर हम यूरोप की डेवलप्ड नेशंस के कंपैरिजन में अफ्रीका को देखें तो अफ्रीका को एक रिलेटिवली डार्क कॉन्टिनेंट जैसा लगेगा। अफ्रीका में कई सारे एरियाज ऐसे हैं जो अब तक हैबिटेबल नहीं है और अफ्रीका में अब तक बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी है। इसी वजह से यहाँ पे अंधेरा ज्यादा है और रोशनी बहुत ही कम है। अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे वर्ल्ड का एक एयर ट्रैफिक डेंसिटी। यहाँ पर ये जो ग्रीनिश येलो कलर के डॉट्स आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से वहां जा रहा है, ये दर्शाती है एक एक एक्टिव फ्लाइट्स को। तो पहले देखिए इंडिया को। इंडिया में एयर ट्रैफिक डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। दिन में लगभग 2000 से 2500 फ्लाइट्स यहाँ पे लैंड और टेक ऑफ करता है। लेकिन इंडिया से थोड़ा ज्यादा एयर ट्रैफिक डेंसिटी है चाइना और जापान की तरफ, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज ज्यादा होते हैं। अब देखते हैं यूरोप का चेहरा। वही यूरोप जहाँ पर पॉपुलेशन इंडिया से 50 करोड़ कम था, लेकिन फ्लाइट्स की डेंसिटी देखिए। दिन में 30 से 35,000 फ्लाइट्स यहाँ पे लैंड और टेक ऑफ करता है। फिर भी ये वर्ल्ड का बिजीएस्ट एयर ट्रैफिक स्पेस नहीं है। और यूरोप से जो फ्लाइट्स ऊपर की दिशा की तरफ जा रहा है, अगर हम उन फ्लाइट्स को फॉलो करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे वर्ल्ड का बिजीएस्ट एयर ट्रैफिक जोन में, और वो है कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर दिन में लगभग 80 to 85,000 फ्लाइट्स लैंड और टेक ऑफ करता है। और यही नॉर्थ अमेरिका में है वर्ल्ड का बिजीएस्ट एयरपोर्ट, जिसका नाम है द अटलांटा एयरपोर्ट। अब रात के अंधेरे में धरती से बैठकर जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें एक बड़ा सा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, और वो बड़ा सा ब्राइट वाला सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है हमारे चंद्रमा, यानी कि मून, पृथ्वी का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट। मून में कई सारे क्रेटर्स हैं, लेकिन मून में धरती जैसा कुछ भी नहीं है। न जल है, न जीवन है, न वातावरण है। अब इस मून का दो सरफेस है। एक है मून का ये ब्राइट वाला चेहरा, और दूसरा है मून का ये काले धब्बेदार वाला चेहरा, जिसे हम चांद का पलंग बुलाते हैं। हर पूर्णिमा की रात में धरती से बैठकर जब भी हम इस मून को देखते हैं तो मून का यही वाला रूप देखते हैं, क्योंकि मून अपने अक्ष पे सारे 27 दिन में एक रोटेशन कंप्लीट करता है, और उसी सारे 27 दिन में पृथ्वी के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। इसी वजह से धरती से बैठकर जब भी हम इस मून को देखते हैं तो मून का एक ही हिस्सा बार बार देखते हैं। मून का जो दूसरा काले धब्बेदार वाला हिस्सा, ब्राइट वाला हिस्सा है, हम कभी नहीं देख सकते। अब मून तो एक नेचुरल सैटेलाइट है, तो इसका खुद का रोशनी नहीं है। तो सवाल यही है, इस मून को रोशनी देता कौन है? और इस मून को रोशनी देता है हमारे सूरज, यानी कि सन, जिसे दिखने में एक आग का गोला जैसा लगता है। इसके ऊपर ये जो येलो कलर के पैचेस आप लोग देख सकते हैं, ये सब है एक एक एक्टिव सोलर फ्लेयर। यहाँ से यूवी रेडिएशन एमिटेड होता है, और यही यूवी रेडिएशन हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। सन को आप लोग एक न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पर कॉन्स्टेंटली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलता रहता है। दो हाइड्रोजन आइसोटोप्स जुड़ के एक हीलियम एटम जनरेट करता है, और उसके साथ जनरेटेड होता है ढेर सारे एनर्जी। यही एनर्जी जनरेशन की वजह से सन का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, और कोर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो सन हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता स्टार है, और इसी सन को केंद्र करके 8 प्लैनेट सन को चक्कर लगाता है। तो चलिए मिलते हैं एक एक प्लैनेट को। पहले आता है प्लैनेट मर्क्यूरी। ये फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है और 88 डेज में अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। इसके सरफेस के ऊपर ये जो ब्लूइश कलर आप लोग देख सकते हैं, ये एक लेस रिफ्लेक्टिंग सब्सटेंस के प्रेजेंस की वजह से है। मर्क्यूरी में सल्फाइड ऑर्स भी मिलता है, लेकिन ना तो मर्क्यूरी का कोई एटमॉस्फेयर है, ना कोई नेचुरल सैटेलाइट। और मर्क्यूरी के बाद आता है हमारे सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस। वीनस में एटमॉस्फेयर मिलता है, और उसी एटमॉस्फेयर में है 96% कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, और इसी वजह से वो सूरज के टेम्परेचर को एनट्रैप करके रख सकता है। यही एनट्रैपमेंट ऑफ हीट की वजह से वीनस का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, ऑलमोस्ट अप टू 450 डिग्री सेल्सियस।
इस वीनस का भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। और वीनस के बाद आता है हम सबका प्यारा धरती यानी कि मदर अर्थ। यही एक जगह है जहाँ पर जीवन मौजूद है और ये सन से एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे है जो लाइफ को सस्टेन कर सकता है। अर्थ के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अर्थ के बाद अगला प्लैनेट आता है प्लैनेट मार्स यानी कि मंगल। मार्स का एक और निकनेम भी है, मार्स को हम रेड प्लैनेट बुला सकते हैं। इसके सरफेस का कलर रेडिश ब्राउन है क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड मिलता है। लेकिन रेड होना मार्स को खास नहीं बनाता। मार्स को खास बनाता है मार्स का 2 पोल्स। तो ये रही आपके सामने मार्स का नॉर्थ पोल और ये है मार्स का साउथ पोल। अब ये जो 2 पोल्स आप लोग देख सकते हैं ये सब बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन ये बर्फ पानी का है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई आइस, इसके बारे में रिसर्च अभी भी जारी है। इस मार्स के आसमान से हम देख सकते हैं मार्स का 2 मून्स यानी कि मार्स का 2 नेचुरल सैटेलाइट्स। तो एक का नाम है सैटेलाइट डीमोस और दूसरा है सैटेलाइट फोबोस। ये डीमोस और फोबोस बहुत ही इरेग्युलर शेप का है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट का नाम है जुपिटर, जो एक गैसियस प्लैनेट भी है। अब अगर आप लोग जुपिटर को गौर से देखेंगे तो आप लोगों को जुपिटर के बीच में एक गोल सा चीज घूमता हुआ दिखेगा। इसे हम बुलाते हैं द जायंट आई ऑफ जुपिटर, जो असल में एक साइक्लोन है और 350 साल से इस जुपिटर पे राज कर रहा है। लेकिन इस छोटा सा साइक्लोन का इतना बड़ा साइज है कि यहाँ पे 3 अर्थ फिट हो सकता है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि पूरा जुपिटर का साइज कितना बड़ा होगा। अब इतना बड़ा प्लैनेट है तो इसका बहुत सारे सैटेलाइट्स भी होगा। जुपिटर का अब तक 92 नेचुरल सैटेलाइट्स डिस्कवर्ड हुए हैं, जिसमें से 4 मेजर गैलीलियन सैटेलाइट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस होगा। वो 4 मेजर गैलीलियन सैटेलाइट्स का नाम है यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो और सैटेलाइट आईओ। तो हम शुरू करेंगे सैटेलाइट यूरोपा से। यूरोपा एक एलीट क्लास ऑफ सैटेलाइट है और इसे दिखने में एक आइस बॉल जैसा लगता है। यूरोपा के बाद आता है सैटेलाइट गैनीमीड। गैनीमीड जुपिटर का लार्जेस्ट सैटेलाइट है और हमारे सोलर सिस्टम का भी लार्जेस्ट। फिर आता है सैटेलाइट कैलिस्टो। कैलिस्टो को दिखने में एक गोल्फ बॉल जैसा लगता है। इसके ऊपर कई सारे क्रेटर्स और डेड वोल्केनोस हैं। इसी वजह से कैलिस्टो को सोलर सिस्टम का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सैटेलाइट्स भी बुलाया जा सकता है। कैलिस्टो के बाद आता है एक खास सैटेलाइट जिसका नाम है सैटेलाइट आईओ। अब साइंटिस्ट जब पहली दफा आईओ को देखे थे, उन लोगों को आईओ दिखने में एक स्पेशल खाने का चीज जैसा लगा था। तो क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं ये कौन सा चीज हो सकता है? साइंटिस्ट जब पहली दफा आईओ को देखे थे, उन लोगों को आईओ दिखने में एक पिज्जा बेस जैसा लगा था। इसी वजह से आईओ को कॉस्मिक पिज्जा भी बुलाया जाता है, यानी कि स्पेस में घूमने वाला पिज्जा। लेकिन इसका नाम जितना फनी है, आईओ उतना ही डेंजरस है। इसके ऊपर कई सारे एक्टिव वोल्केनोस हैं। आईओ के बाद आता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत प्लैनेट, प्लैनेट सैटर्न। सैटर्न को क्वीन ऑफ प्लैनेट्स भी बुलाया जा सकता है। ये बहुत ही हल्का है और इसका भी कई सारे सैटेलाइट्स हैं, जिसमें से एक मेजर सैटेलाइट का नाम है सैटेलाइट टाइटन। ये है टाइटन, सैटर्न का लार्जेस्ट सैटेलाइट और हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट। कहा जाता है कि इस टाइटन में मीथेन और हीरो की वर्षा होती है। फिर आता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट, प्लैनेट यूरेनस। यहाँ पर बहुत सारे हल्के गैसेस मिलते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। और यूरेनस से मिलता जुलता एक और प्लैनेट है यूरेनस का सिस्टर प्लैनेट, जिसका नाम है नेपच्यून। यहाँ पर मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है। नेपच्यून से हमारे सोलर सिस्टम का 8 प्लैनेट का सफर तो खत्म होता है। लेकिन 2006 से पहले इस फैमिली में एक और भी मेंबर था और वो था प्लूटो। अनफॉर्चुनेटली अभी हम प्लूटो को प्लैनेट का दर्जा नहीं देते। इसका साइज बहुत ही छोटा है, हमारे चंद्रमा से भी बहुत छोटा है। प्लूटो को अब हम ड्वार्फ प्लैनेट बुलाते हैं। अब इसका इमेज को गौर से देखिए। इसका एक साइड का इमेज है शार्प
और दूसरे साइड का इमेज है थोड़ा ब्लर। ये इसी वजह से है क्योंकि साइंटिस्ट अभी तक प्लूटो का पूरा इमेज नहीं ले सके। अब सोचिए, हम सब तो हमारे फैमिलीज के साथ हमारे घरों में रहते हैं, तो हम सबका एक पर्टिकुलर एड्रेस है। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे सोलर सिस्टम का भी एक एड्रेस है। हमारे ब्रह्मांड में कई सारे गैलेक्सीज हैं और हमारे सोलर सिस्टम भी ऐसे ही एक गैलेक्सी का पार्ट है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि आकाश गंगा मंदाकिनी। अब आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, अगर वहां से आपको एक ब्लू कलर का डॉट नजर आ रहा है तो वो एक न्यूली फॉर्म स्टार है जिसमें बहुत सारे फ्यूल बाकी है। अगर आपको एक व्हाइट या येलो कलर का डॉट नजर आ रहा है तो वो एक मिडिल एज स्टार है, जैसे कि हमारा सूरज। और अगर आपको एक रेड कलर का डॉट नजर आ रहा है तो वो एक ओल्ड एज स्टार है जिसका फ्यूल कभी भी खत्म हो सकता है और फिर वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। अब इतना सारा गैलेक्सीज है, इनमें से किसी भी गैलेक्सी में जीवन का अस्तित्व हो सकता है। हो सकता है कि वो लोग भी हमारे साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो कनेक्शन अब तक एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में कभी वो कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा और इसी होप के साथ हम इस शो को यहाँ पर खत्म करना चाहेंगे। इस शो को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए 2 अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन हमें मदद किए हैं, एक है नासा और दूसरा है नोवा। हम आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा शो अच्छा लगा है एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग साइंस सिटी।